जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम चैप्टर 5 वेलकम टू मुफ्त में शिक्षा। हम चैप्टर 5 लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 लेजिस्लेचर विधायिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ये जैसा कि हम पुराने चैप्टर्स में मज़ा आया, इस चैप्टर में भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम अपने विधायिका, अपने लेजिस्लेचर, चूँकि संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोगों को सबको सही लगने वाला है। अच्छा, वी विल एन्जॉय दिस चैप्टर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप एक एक लाइन में आपको बहुत खूबसूरती से समझाऊंगा। यू विल हैव फन एंड जस्ट एन्जॉय द चैप्टर। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन एंड मेथड ऑफ इलेक्शन, है ना। चुनाव और उसके जो चुनाव के जो मेथड है, प्रणाली है, उसके आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने पढ़ा दिया है, जो भारत में उसमें ये माना जा रहा है। लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लेजिस्लेचर का चुनाव कौन करता है? बाय द पीपल, है ना, जनता के द्वारा चुनी जाती है। एंड वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, और जनता के लिए ही काम करती है, उनके बिहाफ पे काम करती है। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स फंक्शन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। जो निर्वाचित विधायिका है वो कैसे काम करती है और लोकतांत्रिक सरकार को कैसे बनाए रखती है। You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislatures in India। तो जो भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाएं हैं, उनकी संरचना और उनके फंक्शनिंग, है ना, कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, क्या क्या कर्तव्य, उनके क्या क्या कार्य हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। एंड देयर इम्पोर्टेंस, और उनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार में उनका क्या इम्पोर्टेंस है। सो अगेन मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हमारा एम क्या है चैप्टर पढ़ने का। सो सबसे फर्स्ट थिंग जो हम सीखने वाले दोस्तों, वो है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर, विधायिका का क्या महत्व है ना। नेक्स्ट इज फंक्शन एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत के संसद के कार्य और शक्तियाँ, फंक्शंस एंड पावर्स, कार्य और शक्तियाँ। तीसरी चीज़ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, है ना, कानून कैसे बनाया जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, संसद कार्यपालिका, है ना, को कैसे नियंत्रित करती है। पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, संसद कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करती है। और हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट्स इटसेल्फ, द लास्ट चीज़ हम सीखने वाले हैं, संसद अपने ऊपर, खुद के ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। और ये बहुत ही मज़ा आने वाला, और ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। सो फर्स्ट थिंग वी कम, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। ये बात तो सही है भाई कि हमें पार्लियामेंट चाहिए ही क्यों भाई, है ना। वाई डू वी नीड द नीड ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेजिस्लेचर इज नॉट मेयरली ए लॉ मेकिंग बॉडी, विधायिका केवल एक कानून बनाने वाली, ठीक है, कानून बनाती है, बट नॉट मेयरली ए लॉ मेकिंग बॉडी। इंपॉर्टेंस इज नॉट मेयरली, ये सिर्फ और सिर्फ एक कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। सो इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें से एक कार्य है लॉ बनाना, है कानून बनाना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, वन ऑफ द फंक्शंस। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसीजर्स, है ना, ये सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र है, सेंटर है। सो सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। सो इट इज़ पैक्ड विथ एक्शन, है ना, ये एक्शन मूवी की तरह एकदम जैम पैक्ड है। इसमें बहुत सारे मल्टी स्टारर मूवी है, जहाँ स्पीकर है, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, अदर मिनिस्टर्स बैठते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बैठता है। एंड देर आर, इट्स ए मल्टी स्टारर मूवी, है ना। अगर पूरे हमारा लेजिस्लेचर को एक मूवी समझा जाए तो पार्लियामेंट इज़ द मल्टी स्टारर प्लेस। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ क्या क्या हम देखते हैं, यहाँ वॉकआउट देखते हैं, प्रोटेस्ट देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं, है ना, यूनैनिमिटी देखते हैं, कंसर्न देखते हैं, एंड कोऑपरेशन देखते हैं। सो ये सारी चीज़ें, संसद में बहस होती है, बहिर्गमन होती है, विरोध होता है, प्रदर्शन होती है, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग, है ना, सब कुछ, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग। सो एवरीथिंग इज सीन देयर, सो इट्स ए पैक्ड विद एक्शन। सो ऑल दिस सर्व वेरी वाइटल पर्पसेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही जीवंत रखते हैं ये वाइटल पर्पस, ये हमारे पार्लियामेंट को जीवंत रखते हैं। इंडीड ए जेन्यून डेमोक्रेसी इज इनकंसीबल विदाउट ए रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर। सो एक जो वास्तव में जेन्यून डेमोक्रेसी की अगर आप बात करते हैं तो उनको कंसीव नहीं किया जा सकता है विदाउट ए रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसमें सही तरीके से लोगों का रिप्रेजेंटेशन ना हो, अगर ठीक है प्रतिनिधित्व ना हो सही से, एफिशिएंट ना हो वो, और अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं हो गई, तो ऐसी लेजिस्लेचर के बिना, समझ गए ना, जो बेसिकली कुशल प्रभावी लेजिस्लेचर होगी, तभी एक वास्तव में एक डेमोक्रेसी को हम दरअसल में वास्तविक में हम डेमोक्रेसी को कंसीव कर सकते हैं। द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। लेजिस्लेचर क्या करता है, होल हेल्प्स पीपल, लोगों को मदद करता है इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो प्रतिनिधित्व है उनको अकाउंटेबल, उत्तरदायित्व बनाने में ये मदद करता है। दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। दिस इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यही हमारे लोकतंत्र का आधार है। सो एट इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर्स आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर भी बहुत सारे डेमोक्रेसीज में जो लेजिस्लेचर है वो अपना सेंट्रल प्लेस लूज कर रहा है, एंड हु इज टेकिंग द सेंट्रल प्लेस, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल प्लेस को ले रहा है। इन इंडिया टू, भारत में भी द कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसीज, पॉलिसीज का इनिशिएशन कौन करता है, कैबिनेट इनिशिएट्स द पॉलिसीज, सेट्स द एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए एजेंडा तय करता है, एंड कैरीज देम थ्रू। सो इंडिया में भी देख रहे हैं कि कैबिनेट का बढ़ चढ़ के रोल इसमें हमें दिख रहा। दिस हैज लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइंड। तो इसलिए बहुत क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो पार्लियामेंट है वो डिक्लाइन कर गई है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि संसद का जो ह्रास हो गया है, जो संसद का डिक्लाइन हुआ, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड इस पे बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, खास करके स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइन, सो कैन यू एक्सप्लेन इट। इवन सीबीएसई एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है इन शॉर्ट में लिखने के लिए कि डू यू अग्री विद इट, पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइन। सो यस, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट, दैट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ डिक्लाइन इन द पार्लियामेंट बिकॉज legislature is losing the central place to executive, and now the all these things की पॉलिसीज का इनिशिएशन, एजेंडा, सरकार का एजेंडा बनाना, इस पूरे एजेंडे को कैरी थ्रू करना, दिस ऑल इज नाउ डिपेंडेंट ऑन कैबिनेट, ये कैबिनेट से स्टीयर हो रही है। बट एट द सेम टाइम, अगर इसका भी एक है, बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स मस्ट रेफरेन रिटेन मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। बट एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हो या कैबिनेट हो, उसको मस्ट रिटेन मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर। तो उसको लेजिस्लेचर के अंदर जो बहुमत है वो उसको हमेशा मेंटेन करने की ज़रूरत है, रखने की ज़रूरत है। ए स्ट्रॉन्ग लीडर हैज़ टू फेस द पार्लियामेंट एंड आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। एक मजबूत जो नेता होगा उसको संसद को फेस करना होगा, है ना, और उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, संसद के सेटिस्फैक्शन तक उसको जवाब देना होगा। सो उसकी जवाबदेही बनती है। हेयर इन लाइज द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारे संसद है, इसका लोकतांत्रिक क्षमता जो है, डेमोक्रेटिक पोटेंशियल, इसी में निहित है। क्योंकि जो इवन इफ कितना भी स्ट्रॉन्ग लीडर हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो, ठीक है, उसको पार्लियामेंट को फेस करना पड़ेगा, एंड दे हैव टू आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सेटिस्फैक्शन तक उसको जवाब देना होगा। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं, ऑफकोर्स कह सकते हैं कि यह एक मोस्ट डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक फोरम है ना, ओपन फोरम है, लोकतांत्रिक मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड खुला हुआ फोरम है, बात विवाद करने के लिए, ये डिबेट करने के लिए, बात विवाद करने के लिए सबसे लोकतांत्रिक और खुला हुआ मंच है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो इसकी संरचना ही ऐसी है ना, इसका जो कॉम्पोजिशन इट सेल्फ है, इसमें आप अगर देखेंगे बाकी गवर्नमेंट के ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तो उन सब में कॉम्पोजिशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता जाए कि वहाँ मेरिट पे सिलेक्शन है, ऑल दिस एंड वहाँ एक एग्जाम क्वालिफाई करके आना। बट यहाँ का जो कॉम्पोजिशन है, जनता प्रतिनिधित्व डायरेक्ट इलेक्शन करके भेज रही है, तो इसका जो संरचना है वो बहुत विविध है। इसमें बहुत तरह के लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि जनता अपने अपने तरीक़ों से हर एक क्षेत्रों में भेजती है, और बहुत सारी जगहों पर रिजर्वेशंस भी है बहुत सारे सीट्स का, सो दैट एवरी द कॉम्पोजिशन बिकम्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स। तो ये इसकी संरचना ही ऐसी है कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, ये सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाला अंग है सरकार का,
है ना, द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। इट इज़ एबव ऑल वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इन सबसे ऊपर वही बात है कि इसके पास एक कौन सी शक्ति है, इसके पास शक्ति है कि सरकार को चूज कर सकती है, सरकार को चयन कर सकती है और उसे बर्खास्त भी कर सकती है, डिसमिस भी कर सकती है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दिस इज मोस्ट पावरफुल थिंग कि सरकार को चयन करना और सरकार को बर्खास्त करने की जिम्मेदारी किसके पास है, विधायिका, पार्लियामेंट के पास है। नाउ अगला क्वेश्चन आता है कि संसद में हमें 2 सदनों की जरूरत क्यों है ना। अगर संसद है तो ठीक है यार, बट संसद में एक ही सदन होना चाहिए। व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। तो हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय विधायिका है, जो हमारा विधायिका है, उसको हम पार्लियामेंट, संसद के नाम से जानते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो राज्यों की विधायिका, उसको हम राज्य विधानसभा के नाम से जानते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से हम जानते हैं। विधानसभा या विधानमंडल भी कहते हैं उसको, विधानमंडल, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में देर विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों है। तो एक्चुअली विधान परिषद इज द मोर करेक्ट टर्मिनोलॉजी। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ 2 हाउसेज। भारत के पार्लियामेंट में, संसद में 2 सदन हैं, 2 हाउसेज है। When there are 2 houses of the legislature, it is called bicameral legislature। तो इंडिया में क्या है, जहाँ पे 2 हाउस होंगे उसको हम बाईकैमरल कहते हैं, द्विसदनात्मक, है ना। ऑफ कोर्स हिंदी में 2 सदन वाले, द्विसदनात्मक विधायिका बोलेंगे, बाईकैमरल। सो इंडिया में है, इट इज़, ये आप लोगों को याद होना चाहिए और मालूम भी होगा बहुतों को, और ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भारत में 2 सदन वाले हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सो इट्स अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। दिस 2 हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर काउंसिल ऑफ स्टेट। एक क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं, है ना। तो इसको, एक को हम क्या बोलते हैं, या नाम याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट भी हम बोलते हैं, और इसको हम राज्यसभा के बोलते हैं। दूसरा को हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा। तो दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम हाउस ऑफ द पीपल है, लोकसभा कहते हैं, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ स्टेब्लिशिंग आइदर ए यूनिकैमरल और बाईकैमरल। तो राज्यों को संविधान ने ऐसा उनको प्रावधान दिया है, हर स्टेट्स को अपना ऑप्शन दिया है कि वो या तो एक सदन वाले या बाईकैमरल 2 सदन वाले विधानमंडल स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कहीं कहीं एक है, कहीं कहीं। सो अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन होते हैं। विधानमंडल में दोनों सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। वो 6 राज्य आप याद रख सकते हैं। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? ये निम्नलिखित राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो यू कैन रिमेंबर इट, दीज आर द 6 स्टेट्स। सो आंध्रा एंड तेलंगाना तो एक ही स्टेट से निकला, पहले आंध्रा के पास था, अब तेलंगाना के पास भी है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, नीचे साउथ में अगर आप देखेंगे तो 4 एक साथ हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के पास है। नाउ कंट्रीज विथ लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी, है ना, जो कंट्री जो बहुत बड़े होते हैं, साइज के होते हैं, या जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, यूजली प्रेफर टू हैव 2 हाउसेस। वो जनरली 2 सदन रखते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा कंट्री होता है, तो उसका विल कम टू इट 2 हाउसेस ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सो दैट समाज के सारे वर्गों का, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन हो, है ना। एंड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जोग्राफिकल रीजन्स एंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो 2 चीज़ें, एक ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का हो, और दूसरा ऑल जोग्राफिकल रीजन्स और पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और दूसरा हर एक भौगोलिक क्षेत्र जो है, भौगोलिक क्षेत्र हैं या कंट्री के भिन्न अंग जो हैं, सो हर एक जगह से इट इज़ टू वे रिप्रेजेंटेशन। वन इज़ दैट कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का भी है, और दूसरा ऑल जोग्राफिकल लोकेशन का भी रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। सो ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर हैज़ 1 और मोर एडवांटेज, सॉरी, ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर हैज़ 1 मोर एडवांटेज। इनका एक और एडवांटेज है, और एडवांटेज क्या है? तो ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड। एवरी डिसीजन टेकन बाय 1 हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंस है, पहला इंपॉर्टेंस तो ये चीज़ हो गया, आप जान रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर में आपको क्या पॉसिबल है कि हर एक चीज़, हर एक डिसीजन जो एक सदन में लिया जाएगा, है ना, वो दूसरे सदन में डिसीजन टेकन बाय 1 हाउस गोज टू द अदर हाउस ऑफ द फॉर इट्स डिसीजन। सो डिसीजन को रिकंसिडर किया जा रहा है। ऐसा नहीं लोकसभा में कुछ डिस्कस हो गया और पारित हो गया, तो वो फिर बाद में राज्यसभा में फिर से जा रहा है, और वहाँ फिर से डिस्कशन हो रहा है, और फिर से पारित हो रही है। तो इसमें हर एक जो डिसीजन लिए जा रहे हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा, वो 2 राउंड थॉट प्रोसेस उसमें चल रहा है।
दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस ट्वाइस। इसका क्या मतलब है कि हर एक बिल जो है जो हमारे संसद में आ रहा और हर एक नीति जो हर एक पॉलिसी है उसको 2 बार डिस्कशन हो रहा है ना, डिस्कस ट्वाइस, एक लोकसभा में एक बार, राज्यसभा में एक बार। दिस इंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर, तो हर एक जो मुद्दे हैं उस पर डबल चेक हो रहा है। Even if one house takes a decision in haste, the decision will come for discussion in another house and reconsideration will be possible. तो अगर जल्दीबाजी में भी कोई एक सदन फैसला ले लेता है तो वो दूसरे सदन में जाएगा और वहाँ पे वो डिसीजन को रिकंसिडर किया जा सकता है। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर में हम सबसे पहले अब राज्यसभा की पढ़ाई करते हैं, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। सो ईच ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना, दोनों का जो प्रतिनिधित्व का आधार है वो डिफरेंट है, डिफरेंट बेस है फॉर रिप्रेजेंटेशन। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो राज्यसभा क्या करते हैं वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसका नाम राज्यसभा है। इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आती है, या आप लोगों को मालूम होगा, है ना। रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। The elected members of the state legislative assembly in turn elect the members of the राज्य सभा। तो जो राज्य के जो नागरिक हैं, रेसिडेंट्स, जो वहाँ निवासी हैं, राज्य के जो निवासी हैं, वो राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जो राज्य के विधानसभा है वहाँ वो अपने मेंबर चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना, वहाँ के मेंबर्स चुनते हैं। और वो जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो निर्वाचित, चुने हुए निर्वाचित मेंबर्स है ना, जो लोग हमारे राज्यों के विधानसभा में जो निर्वाचित मेंबर है, वो इंटर्न वापस में वो किसको इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा को वो चुनते हैं। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहाँ से चुने जाते हैं, जो हमारे चुने हुए एमएलएज है वो चुनते हैं हमारे राज्यसभा के मेंबर। सो वी कैन इमेजिन 2 डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेकंड चैम्बर। दो सिद्धांत है रिप्रेजेंटेशन का सेकंड चैम्बर। वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन। वी मे कॉल दिस एज सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें 2 तरीके का ऑप्शंस था कि एक ऐसा हो सकता था, एक तरीका ये हो सकता था कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय संबंधन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, है ना। बेसिकली इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए कि हर एक राज्यों को, हर एक पार्ट्स ऑफ द कंट्री को, कि उनकी साइज़ कुछ भी हो, उनका पॉपुलेशन कुछ भी हो, उनको समान रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा। दूसरा है वी मेक अदर हैंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। तो दूसरा रास्ता है कि जो रिप्रेजेंटेशन राज्यों को कैसा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, अकॉर्डिंग टू उनके पॉपुलेशन के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर। सो दिस सेकंड मेथड मीन्स दैट रीजन्स और पार्ट्स हैविंग लार्जर पॉपुलेशन वुड हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द सेकंड चैम्बर देन द रीजन्स हैविंग लेस पॉपुलेशन। तो सेकंड में क्या होगा कि जो राज्य बड़े होंगे जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी जिस राज्य में, उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जनसंख्या के आधार पर है। और जिनके जनसंख्या कम होगी उनका ऑफकोर्स उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में कम जाएगा। सो यूएसए क्या है, यूएसए में एवरी स्टेट हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट। तो यूएसए का जो पार्लियामेंट है उसको सीनेट बोलते हैं, और उस सीनेट में हर एक स्टेट का बराबर का रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल बन गया, मॉडल जो दो मॉडल हमने डिस्कस किया कि एक मॉडल कि हर एक राज्यों को बराबर दे दिया जाए, और दूसरा कि हर एक राज्यों को जनसंख्या के आधार पर दिया जाए। तो यूएसए में पहला मॉडल फॉलो किया जाता है कि जहाँ हर एक राज्यों का बराबर रिप्रेजेंटेशन है सीनेट में। सो दिस इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ स्टेट। तो इसमें हर एक राज्यों को इक्वालिटी मिलती है, इक्वालिटी समानता मिलता है ना। बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट ए स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्जर स्टेट। द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन एडॉप्टेड बाय द राज्यसभा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिसमें यूएसए वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि जो छोटे राज्य, स्मॉल स्टेट को भी बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है बड़े राज्य के हिसाब से। तो अगर राज्य की बात आप देखेंगे तो दोनों राज्यों का बराबर है, बट अगर आप देखेंगे जनसंख्या वाइज तो वहाँ कम जनसंख्या के लोगों को जितने सीट मिले, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले लोगों को भी उतना ही सीट मिला। तो ये दोनों एक सोच विचारी हुई चीज़ थी। और इसके बाद जो भारत के राज्यसभा में ये मेथड लिया गया वो डिफरेंट मेथड लिया गया, वो यूएस वाला नहीं लिया गया। यहाँ पे हमने ऑप्शन 2 पे हम गए, मॉडल 2 पे गए। द नंबर्स ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज़ बीन फिक्स्ड। तो क्या किया गया, द नंबर्स ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट, हर एक राज्य से जितने मेंबर चुने जाएंगे वो फिक्स कर दिए गए बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो भारत के जो संविधान के जो चौथे शेड्यूल है उसमें ये निर्धारित कर दिया गया है उस संख्या में, शेड्यूल को अनुसूची भी बोलते हैं। तो जो चौथी अनुसूची में ये हर एक राज्य से कितने मेंबर्स आएंगे चुनकर वो जनसंख्या के आधार पर डिसाइड करके वो फिक्स कर दिया गया हमारे संविधान में। सो व्हाट वुड हैपन इफ वी वेयर टू फॉलो द अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, वो सेम चीज़ बोल रहा है कि अगर हम अमेरिका वाला मॉडल करते कि हर एक राज्य को राज्यसभा में बराबर रिप्रेजेंटेशन देते तो क्या होता कि उत्तर प्रदेश विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1998.12 लाख वुड गेट सीट्स इक्वल टू सिक्किम हुज पॉपुलेशन इज ओनली 6.10 लाख। तो जिसकी सिक्किम की जनसंख्या सिर्फ 6 लाख है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1998 लाख है, दोनों को बराबर ही मिल जाएगा रिप्रेजेंटेशन। सो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू प्रिवेंट सच डिस्क्रिमिनेंसी। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। सो स्टेट्स विथ लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव्स देन द स्टेट्स विथ और स्मॉलर पॉपुलेशन गेट। सो हमारे यहाँ क्या है कि जो राज्य ज़्यादा जनसंख्या वाले होते हैं उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो जनसंख्या कम पॉपुलेशन वाले राज्य हैं उनके हिसाब से कंपेरिजन में उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। दस ए मोर पॉपुलर स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश सेंड्स 31 मेंबर्स। इस तरह क्या होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ की जनसंख्या बड़ी है वहाँ 31 मेंबर भेजे जाते हैं, जबकि छोटी से जैसे सिक्किम सिर्फ राज्य में एक राज्यसभा मेंबर जाते हैं। सो मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म्स ऑफ 6 ईयर्स। सुना अनदर याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं इनका कितना टर्म कितने साल के लिए होता है, ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। दे कैन गेट री इलेक्टेड, इनका पुनर्चुनाव हो सकता है, दोबारा भी चुने जा सकते हैं, बट एक बार आप चुने जाते हैं तो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। सो बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। तो ये जो 6 साल में चुने गए सभी एक साथ इनका टर्म कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म्स। तो हर एक 2-2 साल पे कितने 2-2 साल पे 1/3 मेंबर्स, एवरी 2 ईयर्स क्या करते हैं 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इनका टर्म पूरा हो जाता है, दे कंप्लीट करते हैं। एंड इलेक्शंस आर होल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स, है ना। सो इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स। सो दस राज्यसभा इज नेवर फुल्ली डिसॉल्व। तो राज्यसभा पूरी तरह से कभी डिसॉल्व नहीं होता है। कैसे, आई थिंक समझ गए होंगे। राज्यसभा पूरी तरह से भंग नहीं होता है। कैसे कि जैसे जितने मेंबर्स हैं टोटल उसमें से 1/3 ही सिर्फ चुने जाते हैं एक समय पे। सब फॉर एग्जांपल इसको एक मैं नंबर के हिसाब से समझा देता हूँ आपको कि अगर सपोज दैट टोटल 90 मेंबर्स होने हैं राज्यसभा में, ठीक है, तो एक बार में 30 चुन लिए गए, ठीक है, तो फिर 30 का अलग होगा और 30 का अलग होगा। ये 2000 जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 2022 में रिज़ाइन कर चुने जाएंगे, ये 2024 में चुने जाएंगे, ये 2026 में चुने जाएंगे। तो इनका टर्म 2022 से 6 साल 2028 तक होगा, इनका टर्म 2024 से 2030 तक होगा और इनका टर्म 2026 से 2032 तक होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये अलग इनका टर्म एंड हो रहा और फिर अलग चुनने जा रहे हैं, इनका टर्म अलग एंड हो रहा, ये अलग तरीके से चुने जा रहे हैं, इनका टर्म अलग समय पे स्टार्ट हो रहा, इनका टर्म अलग समय पे एंड हो रहा। सो अगेन 26 के बाद अगर आप देखेंगे तो 22 में 24 में 26 में 26 के बाद फिर 28 में, फिर 28 30 32, फिर यहाँ पे आ जाएंगे आप 2034 में, तो इनके 6 साल हो जाएंगे। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आप देख रहे हैं कि 1/3 मेंबर जो है वो 2-2 साल पे ऐसे हमेशा चुने जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कभी भी ऐसा वक्त नहीं आ रहा, कि पूरा का पूरा सदन खाली हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा 2/3 लोग तो हैं ही। अगर 1/3 का टर्म पूरा हो गया, उनका री इलेक्शन हो रहा है, तो 2/3 तो उसमें बने हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसलिए इसको हमेशा के लिए परमानेंट हाउस हो गया, इसमें हमेशा बने रहते हैं लोग। नाउ दूसरा, द एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट इवन व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व। इस अरेंजमेंट का फायदा क्या है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस, द मीटिंग ऑफ राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एंड अर्जेंट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व है, जिस समय पे लोकसभा डिसॉल्व हो गई और अगला इलेक्शन होना अभी बचा हुआ है, उस समय भी राज्यसभा की मीटिंग बुलाई जा सकती है और अर्जेंट जो बिजनेस है वो किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हुआ। अगर दो तिहाई अगर डिसॉल्व भी है तो 4/6 एक तिहाई डिसॉल्व हुए हैं, तो 2 तिहाई बचे हुए हैं, कार्य करने के लिए अभी भी रेडी हैं, तो बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा ऑल्सो हैव 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो राज्यसभा में एक और चीज़ है कि जो 12 सदस्य होते हैं वो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट, राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट दिस मेंबर, दिस नॉमिनेशंस आर मेड फ्रॉम एमंग दोज पर्सन्स हु हैव देयर मेड देयर मार्क इन द फील्ड्स ऑफ, जो इन क्षेत्रों में लिटरेचर, साहित्य, विज्ञान,
आर्ट, कला और समाज सर्विस, सोशल सर्विस, समाज सुधार के सर इन क्षेत्रों में, इन 4 क्षेत्रों में जिसने कार्य कर रखा है, इसमें जो एमिनेंट पर्सनालिटी है, देश के एमिनेंट जो पर्सनालिटी इन क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया, ऐसे 12 लोगों को, 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं लोकसभा। सो लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सो जो लोकसभा है और राज्य की विधानसभाएं जो हैं उनका जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है, विधानसभाओं में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द इंटायर कंट्री, स्टेट इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन। तो क्या किया जाता है, इनका चुनाव कैसे किया जाता है, पूरे देश को डिफरेंट टेरिटोरियल क्षेत्रों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है ना, जो निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं इसको। तो पर हर एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट देता है और लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्र का रफली लगभग आसपास पॉपुलेशन बराबर होता है। और अगर किसी राज्य का सिर्फ एमएलए चुनना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनना है, तो सिर्फ उस राज्य का उस समय अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाता है एंड वो डिलिमिटेशन कमीशन करती है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर भी वो भी लगभग रफली इक्वल पॉपुलेशन पर होता है। सो वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति चुना जाएगा, है ना, वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था वयस्क मताधिकार, है ना। सो सभी को यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार, सबको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब एक पर्टिकुलर एज के ऊपर जितने भी नागरिक हैं उन सबको वोट देने का अधिकार है। वेयर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल। सो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल। क्या है, एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का एक वोट है। सो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल वोट दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सो एट प्रेजेंट देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। भारत में लोकसभा में अभी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है एंड दिस नंबर हैज नॉट चेंज सिंस 1971। तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर 543 निर्वाचन क्षेत्र तय किए गए हैं और अभी भी वही फॉलो किए जा रहे हैं। और इन इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिस्टम फॉलो किया जाता है, जहां एक पर्टिकुलर एज के बाद, जो भारत में 18 साल की उम्र के बाद हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, जहां हर एक नागरिक के वोट का वैल्यू बराबर है, एक व्यक्ति एक वोट। द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो राज्यसभा 6 साल के लिए चुना जा रहा था, लोकसभा का जो टर्म है वो 5 ईयर्स का होता है एंड दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन द एग्जीक्यूटिव, जो हमने पुराने वाले चैप्टर में, हमने एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में देखा है दैट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व इफ नो पार्टी और कोलिशन कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। सो अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर किसी भी पार्टी का, नो पार्टी या कोई भी गठबंधन, कोई पार्टी या गठबंधन को सरकार अगर नहीं बना पा रही है तो वो डिसॉल्व हो सकती है लोकसभा से पहले। और इफ़ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज, या फिर प्रधानमंत्री एडवाइज करता है, प्रधानमंत्री एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड द फ्रेश इलेक्शन। अगर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को ऐसा एडवाइस करता है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, 5 साल के पहले भंग कर दीजिए और फिर से चुनाव करवाइए, तो ऐसे केस में भी लोकसभा पहले भंग हो जा सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पार्लियामेंट डू। आखिर ये जो संसद है वो क्या करती है, ये भी समझने की जरूरत है ना, है ना। तो फंक्शन, पार्लियामेंट डू, फंक्शन, पार्लियामेंट करती क्या है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, विधायिका के कार्य क्या है। डू बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव सिमिलर फंक्शन, क्या दोनों हाउसेस के एक जैसे ही समान कार्य है। इज देयर ए डिफरेंस इन द पावर ऑफ टू हाउसेस, या फिर दोनों सदनों के शक्तियों में कुछ कुछ अलग है। तो वो हम देखेंगे कि दोनों सेम काम करती है, दोनों के पावर्स कुछ अलग है, हम देखते हैं अभी आगे। अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग द पार्लियामेंट इज एंगेज्ड इन मेनी अदर फंक्शंस। सो लॉ मेकिंग, कानून बनाने को छोड़कर पार्लियामेंट और भी कुछ कुछ फंक्शंस में इन्वॉल्व है। तो हम पार्लियामेंट के फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव फंक्शन, तो विधायी कामकाज, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो विधायी कामकाज, जो कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी है। सो द पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री, देश के लिए क्या है, इनेक्ट करते हैं, इनेक्ट लेजिस्लेशन, है ना, देश के लिए कानून बनाती है, संपूर्ण देश के लिए या किसी के देश के किसी भाग के लिए भी बना सकती है। डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, है ना, सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था होने के साथ साथ द पार्लियामेंट ऑफन मेयरली अप्रूव्स लेजिस्लेशन। सो जनरली संसद प्राय क्या है कि कानूनों को केवल स्वीकृति देने का काम करती है, जो मेयरली अप्रूव्स द लेजिस्लेशन, है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कानून आते हैं उसको अप्रूव करते हैं। द एक्चुअल टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ बिल इज परफॉर्म्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी। सो एक्चुअली क्या है, कानून बनाने का उसका काम है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हो कह रहा हूँ ऑन ग्राउंड क्या होता है कि जो ये ड्राफ्ट है, जो बिल कौन ड्राफ्ट करता है, जो कानून के जो बिल होते हैं वो ड्राफ्ट किए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। ब्यूरोक्रेसी क्या है, नौकरशाह के द्वारा। नौकरशाह किसके यहाँ होता है, एग्जीक्यूटिव, अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। तो जो मिनिस्टर है
उसके देख रेख में ब्यूरोक्रेट जो है, नौकरशाह हैं, वो बिल ड्राफ्ट करते हैं ना। सो ड्राफ्टिंग इज बाय ब्यूरोक्रेसी, एंड जब ये संसद में आता है तो वो उसको पारित करते हैं, सो उसको अप्रूव करते हैं। देखा जाए तो कानून बनाने का जो एक्चुअल काम है वो ब्यूरोक्रेट्स का है, और वहाँ पे जो हमारे पार्लियामेंट है वो सिर्फ मेयरली उनको अप्रूवल का काम कर रहे हैं। द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ बिल आर डिसाइड बाय द कैबिनेट। तो इवन उस बिल में क्या क्या होगा, उसके सब्सटेंस क्या है, उसमें क्या क्या मैटर है, एंड इवन वो कब पेश किया जाएगा, टाइमिंग उसका जो है, आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। सो नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। तो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। कोई मेजर बिल नहीं आता है कैबिनेट के बिना। सो मेंबर्स अदर देन द मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बिल्स। जो कैबिनेट मंत्री नहीं है, या जो कोई भी मंत्री नहीं है, उसके बिना भी बिल आ सकते हैं, बट दिस हैव नो चांस ऑफ बीइंग पास विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि संसद में पास होने के लिए क्या चाहिए, संसद में पास होने के लिए 50% से ज़्यादा होना चाहिए, मेजोरिटी का होना चाहिए, है ना। और मेजोरिटी कौन एंजॉय कर रही है, जो मेजोरिटी पार्टी एंजॉय कर रही है उसकी ही कैबिनेट है। तो अगर कैबिनेट के, अगर किसी रनिंग गवर्नमेंट है जो मेजोरिटी पार्टी है, उसका बिल है तो कैबिनेट ही लेकर आती है, और वो पास भी करवा पाती है क्योंकि उनके 50% से ज़्यादा उनका सपोर्ट है। लेकिन अगर कोई अन्य मेंबर जो विनिंग पार्टी का नहीं है, जो बेसिकली कैबिनेट का नहीं है, और या विनिंग पार्टी का नहीं है, वो लाता है, अगर वो लाता भी है तो जनरली वो डिफीट हो जाता है, वो पास ही नहीं हो पाता है लोकसभा में, बिकॉज लोकसभा में उसको सपोर्ट ही नहीं है, सरकार का सपोर्ट तो था ही नहीं। अगर सरकार की सपोर्ट होती तो ये बिल सरकार खुद ही ले आती और उसका क्रेडिट खुद लेती, बट अगर कोई दूसरा मेंबर ला रहा तो सरकार उसको पास ही नहीं करने देती है, और उस दूसरे मेंबर के ऑफ कोर्स उनकी संख्या बल नहीं है कि उसको पास करा सके। सो यहाँ पे देखा जाए तो इट इज़ कैबिनेट ओनली हु इज़ कंट्रोलिंग क्या क्या लेजिस्लेशन आएगा। नाउ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। अगला फंक्शन में आते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका है उसका नियंत्रण करती है, और अकाउंट इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। सो परहैप द मोस्ट वाइटल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, हम कह सकते हैं कि संसद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना संसद का ये, कि टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवर स्टेप इट्स ऑथोरिटी एंड रिमेन्स रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट का क्या है, कि ये सुनिश्चित करता है दैट एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका ओवर स्टेप नहीं कर जाए अपने अथॉरिटी से, एंड जनता के लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहे, जिन्होंने उनको चुन कर भेजा है उसके लिए वो उत्तरदायित्व रहे, तो उनको लिमिट में रखने का, उनको सीमित रखने का ये काम करती है। इसके बारे में और डिटेल में आगे है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन, सो अगला हम जो पढ़ते हैं कि इनका लेसन क्या है, लेजिस्लेचर का फाइनेंशियल फंक्शन, इसका वित्तीय का। सो गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स। सरकार बहुत सारे चीज़ों पे बहुत पैसा खर्च करती है। वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम, ये पैसा आता कहाँ से है। सो एवरी गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन। सरकार पैसा कहाँ से जनरेट करती है, वो अपना रिसोर्स कहाँ से जनरेट करती है, वो कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को कलेक्ट करती है। हाउएवर इन ए डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन। तो इन डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र में जो विधायिका है वो कंट्रोल करती है कर वसूलने को, टैक्सेशन, एंड द वे इन विच द मनी यूज बाई द गवर्नमेंट। तो कैसे टैक्सेशन का टैक्सेशन पर भी नियंत्रण है, और किस तरीके से सरकार उसको खर्च करेगी ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। मनी इन विच द यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स, अगर भारत की सरकार चाहती है कि कोई नया टैक्स का इंट्रोडक्शन किया जाए, कोई नया कर प्रणाली लाया जाए, कोई नया टैक्स लाया जाए, इट हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा में पारित किए बिना कोई नया टैक्सेशन सिस्टम नहीं आ सकता। दिस इज अनदर, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विदाउट, इफ द गवर्नमेंट कैन गवर्नमेंट, है ना, प्रपोज एनी न्यू टैक्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकसभा, नो। इफ द गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग एनी न्यू टैक्स, अगर उसको कोई भी नया टैक्सेशन, नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, लोकसभा से उसका अप्रूवल करना, लोकसभा से पारित कराना जरूरी है। द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट्स इट्स प्रोग्राम। पार्लियामेंट का क्या पावर है फाइनेंशियल पावर में, ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन ग्रांट करता है सरकार को, टू पार्लियामेंट संसाधन ग्रांट करता है सरकार को कि अपने प्रोग्राम को आप क्रियान्वयन कीजिए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। The government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that is wishes to raise। तो गवर्नमेंट को अकाउंट देना होता है, उत्तरदायी देना होता है लेजिस्लेचर के प्रति, उत्तरदायी थे कि वो कहाँ से पैसा कैसे लाएगी, कहाँ खर्च करेगी, है ना, और कहाँ से उसको लाना है। सो वो दोनों चीज़ का, हाउ इट विशेस टू रेज, कैसे वो पैसा लाएगी और कैसे ये खर्च करेगी, ये उसको संसद को जवाबदेही देना पड़ता है। द लेजिस्लेचर ऑल्सो इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड। तो ये लेजिस्लेचर जो ये इंश्योर करती है, ये देखती है कि सरकार ऐसा ना हो कि गलत तरीके से खर्च करे या फिर
ज़्यादा खर्च कर दे, जहाँ पे कम खर्च होने की ज़रूरत है उसको ज़्यादा ना खर्च कर, तो मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड। दिस इज डन थ्रू बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम कैसे करते हैं? इसको बजट के थ्रू करते हैं, है ना, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से इसको किया जाता है, बजट के माध्यम से किया जाता है। नाउ आगे हम जस्ट आपको बता देते कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का यूज नहीं किया, इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, उसी को हम बजट के रूप में हम उसी को समझते हैं थोड़ा। और नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। तो इसका अगला कार्य जो है वो प्रतिनिधित्व का है। सो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ द मेंबर्स, है ना। सो जो हमारे देश का जो विभिन्न क्षेत्रीय डाइवर्स, हमारा कंट्री इज़ ए वेरी डाइवर्स कंट्री, सो विभिन्न जो रीजनल, क्षेत्रीय, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, रिलीजियस, धार्मिक, सो ऐसे जितने ग्रुप्स हैं हमारे कंट्री में, डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स फैले हुए हैं हमारे कंट्री, इन सब का डाइवर्जेंट, इन सब का विभिन्न विभिन्न जो विचार है उसका प्रतिनिधित्व भी करती है। डिबेटिंग फंक्शन, सो बहस का मंच है ये एक, है ना। सो पार्लियामेंट क्या है? एक बहस का मंच है। द पार्लियामेंट इज हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री। सो ये वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है, हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट, याद रखिएगा। देर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। तो इसके बात विचार करने की शक्ति पे कोई अंकुश नहीं है, नो लिमिटेशन, है ना, बेअंकुश तरीके से यहाँ डिस्कस किया जा सकता है। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर। तो मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक, वो फ्री टू स्पीक, वो किसी भी बात पे कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, उनको कोई डर भय की नहीं है, कोई घबराहट नहीं, निर्भीक होकर बोलना है। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और एवरी इशू दैट द नेशन फेस। तो ये निर्भीक होकर बोलेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि पार्लियामेंट एनालाइज करता है हर एक, कोई भी, एनी एंड एवरी इशू दैट फेसेस द नेशन। तो देश के लिए कोई भी, देश के समक्ष आने वाला कोई भी मुद्दा हो, है ना, या हर एक मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, हर एक मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है, डिटेल में विश्लेषण कर पाती है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो निर्भीक होकर बात करते हैं। दीज डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन में से। तो यह विचार कर विमर्श करने का जो परंपरा है, ये हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रणाली की आत्मा, हम इसको कह सकते हैं, हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, है ना। तो अगला जो फंक्शन है वो संवैधानिक कार्य है। तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू डिस्कस एंड इंगेज इन द एंड इनएक्टिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? डिस्कशन। सो जो हमारे संविधान का है उसमें कुछ कुछ बदलाव ला सकता है, इनएक्टिंग चेंज है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिस्कस कर सकता है कि क्या क्या अमेंडमेंट की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, और उस संशोधन को जरूरत पड़ने पर वो लाता भी है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस आर सिमिलर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की जब बात आती है तो लोकसभा राज्यसभा को दोनों को बराबर के पावर है। सो ऑल constitutional amendments have to be approved by a special majority on both the houses। so जितने भी संवैधानिक संशोधन है, जितने भी संवैधानिक संशोधन है, उसको अप्रूव होने हैं, दोनों हाउसेस से अप्रूव होने हैं। इंडिविजुअली दोनों हाउसेस, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, अब इंडिविजुअली दोनों हाउसेस अप्रूव होना है। और कैसे? एक स्पेशल मेजोरिटी से, है ना, एक स्पेशल मेजोरिटी, जो विशेष मेजोरिटी है, जो विशेष बहुमत है, उसके द्वारा पारित किया जाना है ना। इलेक्टोरल फंक्शन, निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य इनके क्या? द पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन, इट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये इनका निर्वाचन संबंधी इनके क्या कर्तव्य है कि भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति, ये दोनों का चुनाव करती है। नाउ लास्ट फंक्शन में आते हैं जुडिशियल फंक्शन। सो हमारे पार्लियामेंट को कुछ न्यायिक शक्तियां भी है, न्यायिक कार्य भी हैं उनको, है ना। तो जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसिडरिंग द प्रपोजल्स फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। सो जुडिशियल फंक्शन, इनके जो न्यायिक हम कार्य में बोलेंगे उसमें क्या है कि ये कंसिडर करते हैं प्रपोजल, जो प्रपोजल आता है रिमूवल ऑफ, भारत के राष्ट्रपति को रिमूव करने का जो प्रपोजल है, या उपराष्ट्रपति की हाई कोर्ट के किसी भी जज का हाई कोर्ट के किसी भी जज का, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का। सो जितने भी भारत में हाई कोर्ट्स हैं उनके किसी भी जज का, या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का, प्लस भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति, इनको अगर अपने पद से हटाना है, इनको पद विमुक्त करना है, इनको अगर रिमूव करना है, तो ऐसा जो प्रपोजल आता है उस प्रपोजल पे ये कंसिडरेशन करते हैं, ये उस पर विचार विमर्श करते हैं, और उसके बाद ये रिकमेंडेशन भेजते हैं। सो दैट ऑल्सो इज जुडिशियल फंक्शन। ये हो गया हमारे सारे फंक्शंस हो गए लेजिस्लेचर के, ये हमने ख़त्म कर दिया। नाउ हम आते हैं पावर्स ऑफ राज्यसभा पे। राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है? सो हमने ऑलरेडी पार्लियामेंट का फंक्शन वो मुख्य रूप से डिस्कस कर लिया, बट अब एक एक करके आते हैं।
सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ टू हाउसेस। सो ये एक चार्ट में नीचे लिखा हुआ है, तो हम डिस्कस करते हैं दोनों लोकसभा और राज्यसभा के फंक्शंस क्या क्या हैं। सो पावर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के पावर क्या है? मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडेड इन यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो भारत के यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर है उस पर कानून बनाती है ना। यूनियन लिस्ट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में लाती है। कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स। तो ये इंट्रोड्यूस भी कर सकती है और इनेक्ट भी कर सकती है, मनी एंड नॉन मनी बिल्स दोनों कर सकती है। दूसरा लोकसभा क्या कर रही है यहाँ पे? अप्रूव प्रपोजल फॉर टैक्सेशन बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके प्रपोजल को अप्रूव करती है लोकसभा। कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, है ना, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रेजोल्यूशंस, मोशंस एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑल्सो, है ना। तो ये सब लोकसभा में लाती है और इसके थ्रू एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, संविधान को अमेंड करती है, ठीक है। अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी जब लगाना, अगर किसी देश, पूरे देश भर में या किसी देश के किसी भाग में अगर इमरजेंसी का घोषणा करना है तो उसका अप्रूवल लोकसभा करती है। इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का चुनाव करती है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। एंड रिमूव्स जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल करती है। एस्टेब्लिशेस कमिटी एंड कमीशन एंड कंसिडर देयर रिपोर्ट्स, तो कमिटीज एंड कमीशंस का गठन करती है और उनके रिपोर्ट्स को विचार विमर्श करती है, कंसिडर करती है। राज्यसभा में आते हैं, कंसिडर्स एंड अप्रूव्स, राज्यसभा क्या करते हैं? कंसिडर एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स, है ना, नॉन मनी बिल्स, कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल्स। मनी बिल्स में सिर्फ और सिर्फ ये अमेंडमेंट दे सकती है। अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसका अप्रूवल ये इनके द्वारा भी जरूरत है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, तो ये भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक्सरसाइज करता है अपना कंट्रोल बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशंस, बट नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सरकार का जो कॉन्फिडेंस है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार गिर सकती है और सरकार का कॉन्फिडेंस सिर्फ लोकसभा में प्रूव होता है, राज्यसभा में उसका कोई रोल नहीं है। पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल, है ना, चुनाव और रिमूवल में पार्टिसिपेट करता है, किसके? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके चुनाव और इनके रिमूवल में पार्टिसिपेट करता है। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ यहीं पे इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में किया जा सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है उसको भी पार्लियामेंट को ये पावर दे सकता है, यूनियन पार्लियामेंट को ये पावर दे सकता है कि जो स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है उस पर आप कानून बना सकते हैं। तो ये राज्यसभा के पावर है। नाउ सम स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स, तो ये राज्यों को बेसिकली उनका प्रतिनिधित्व करवाने वाली एक संस्था है। एंड इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट, therefore any matter that affects the state must be referred to it for its consent and approval। so इसका मकसद है, राज्यसभा का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य है कि राज्यों की जो शक्तियां हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट द संरक्षण किया जाए, प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट। सो कोई भी मैटर जो अफेक्ट करता है राज्यों को, है ना, मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड, उसको जरूर रेफर करना है राज्यसभा के लिए, उसके कंसेंट के लिए और उसके अप्रूवल के लिए। Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from the state list over which only the state legislature can make law to either the Union or concurrent list in the interest of the nation, the approval of Rajya Sabha is necessary। तो जैसा कि हमने बताया कि राज्य से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा की सहमति और स्वीकृति के लिए इसको यहाँ राज्यसभा में आना ही है, राज्यों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा। तो अगर सरकार चाहती है कि स्टेट लिस्ट के बारे में, पार्लियामेंट चाहती है, अगर पार्लियामेंट ऐसा चाहती है, नोट सरकार, द करेक्ट वर्ड इज वे भारत का पार्लियामेंट। सो भारत का जो संघीय पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट चाहती है कि कोई स्टेट का कानून, स्टेट लिस्ट में जो कानून है जिसपे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को बनाने का अधिकार है, उस पर अगर यूनियन को बनाना चाहती है कि अगर यूनियन पार्लियामेंट उसमें कानून बनाए या फिर उसको यूनियन लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाए उस मुद्दे को, या कंकरेंट लिस्ट में ले आया जाए जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो अगर राष्ट्र के हित में ऐसा है, अगर पार्लियामेंट को ऐसा फील होता है तो पहले उसको राज्यसभा का अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो राज्यसभा का अप्रूवल इज नेसेसरी इन दिस रिगार्ड। दिस प्रोविजन एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, ये जो है राज्यसभा के पावर, ये प्रावधान राज्यसभा के पावर को ऑफकोर्स बढ़ा देता है। हाउएवर एक्सपीरियंस शोज दैट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिप्रेजेंट देयर पार्टीज मोर देन दे रिप्रेजेंट देयर स्टेट। सो बट ये ऐसा देखा गया कि राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपने राज्यों से ज़्यादा अपने राजनीतिक दल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं,
ठीक है। सो पावर एक्सरसाइज्ड ओनली बाई लोकसभा, हम इसमें आते हैं कि ऐसे पावर जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा एक्सरसाइज किए जाते हैं, है ना। देन देयर आर पावर्स दैट ओनली लोकसभा एक्सरसाइज, बहुत सारे ऐसी शक्तियाँ हैं जो सिर्फ लोकसभा एंजॉय करती है। द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, राज्यसभा किसी भी मनी बिल, है ना, जो मनी बिल है उसका ना तो इनिशिएशन कर सकती है, ना रिजेक्शन कर सकती है, ना ही अमेंडमेंट कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा कर सकती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा को जिम्मेदार है, राज्यसभा को जिम्मेदार नहीं है। सो राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, कैन नॉट रिमूव इट, राज्यसभा सिर्फ सरकार की आलोचना कर सकता है बट उसको बर्खास्त नहीं कर सकता, उसको रिमूव नहीं कर सकता। सो कैन यू एक्सप्लेन वाई द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाई एमएलएज एंड नॉट डायरेक्टली बाई द पीपल, तो यहाँ रीजन है ऐसा क्यों राज्यसभा के पावर यहाँ पे क्यों लिमिटेड है, क्योंकि राज्यसभा एमएलएज के द्वारा चुना गया है, जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुना गया है, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। सो जनता के द्वारा राज्यसभा डायरेक्ट नहीं चुना गया। देयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ गिविंग सर्टेन पावर्स टू राज्यसभा, इसलिए संविधान ने कुछ पावर्स राज्यसभा को कम दिए। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म एज अडॉप्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल आर द फाइनल ऑथोरिटी, हु आर द फाइनल ऑथोरिटी, जो अल्टीमेट ऑथोरिटी क्या है वो जनता है, जनता के पास, जनता जनार्दन है, उसके पास अंतिम शक्ति है। सो दे जो जनता चुनकर किसको भेज रही है, लोकसभा के मेंबर्स को चुन रही है, तो लोकसभा के पास पावर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी ले, ना कि राज्यसभा के। बाय दिस लॉजिक द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल शुड हैव द क्रूशियल पावर्स ऑफ रिमूविंग अ गवर्नमेंट एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस, तो एक्चुअली सरकार को रिमूव करने का जो क्रूशियल पावर है, शक्ति है, और जो फाइनेंस को कंट्रोल करने का जो शक्ति है, ये दोनों लोकसभा के पास होना चाहिए, बिकॉज इन्होंने दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इनको जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना गया है। इन ऑल अदर स्फेयर्स इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल्स, पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल, अगर नॉन मनी विधेयक है, बिना, है ना, नॉन मनी बिल है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर संविधान में कुछ संशोधन की बात है, और अगर प्रेसिडेंट को पदच्युत करने की, प्रेसिडेंट को पदच्युत करना, इम्पीच करना है ना, महाभियोग करते हैं उसको। सो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर महाभियोग ला रहे हैं, या वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को कुछ, द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर को इक्वल, ऐसे मुद्दों में लोकसभा और राज्यसभा के पावर बराबर हो जाते हैं। तो ये हमने उनके दोनों के पावर को हमने देख लिया।